अंधेरे कमरे में बैठे हुए रोहन के पास उसकी पत्नी नंदिनी खाना लेकर पहुंची तो उसे देख रोने लगा। उसे चुप करते हुए नंदिनी बोली, रोहन, मैंने तुमसे कहा था ना कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, मगर तुमने मेरी एक न सुनी। नतीजा तुम्हारे सामने है। तुम सही कह रही हो, मुझे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था, मगर अब इस समस्या का कोई हल भी तो होगा। मैं क्या ऐसे ही रहूंगा? ऐसे तो मेरी मौत ही भली। हाँ, अब मुझे मरना ही होगा, कोई और उपाय नहीं है। कहते हुए रोहन दुखी होकर अपने शरीर की ओर देख रहा था, जिसमें कोढ़ के घावों के पस पड़ चुके थे और उसमें कीड़े चल रहे थे। उसकी आंखें थोड़ी सी भी रोशनी सहन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो अंधेरे कमरे में अपनी मौत का इंतजार करने लगा। कोई तो रास्ता होगा। मैंने गांव से माँ को बुलाया है। उन्होंने कहा है कि वो पहाड़ वाली देवी के यहाँ माथा टेक कर आएंगे। अब वो ही कोई ना कोई रास्ता बता सकती हैं। तुम तब तक खाना खा लो। कहते हुए नंदिनी ने खाने की थाली रोहन के आगे की तो खाने की खुशबू से उसने मुंह बिगाड़ लिया। ये क्या है? घास फूस? मुझे ये नहीं खाना, मुझे कुछ अच्छा चाहिए, जैसे कि ताजा मांस, नरम मांस। उसकी खुशबू कितनी लाजवाब होती है। मुझे उसकी खुशबू आ रही है, ताजे मांस की खुशबू आ रही है। कहते हुए उसने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ को पकड़कर चबाने लगा। रोहन की जगह एक आदम कद राक्षस खड़ा था। अजीब सा डरावना चेहरा, बड़े बड़े नाखून। वो ना तो इंसानों की तरह दिख रहा था और ना ही जानवर की तरह। वो नंदिनी के ऊपर टूट पड़ा। ये देख नंदिनी की चीख निकल गई। वो सोते हुए जागी और अपने रूम में पलंग पर बैठी गहरी सांसें ले रही थी। रोहन वहीं पलंग पर सो रहा था। कितना भयानक सपना था। क्या ये सच हो जाएगा? नहीं, ये सच नहीं हो सकता है। ईश्वर, रक्षा करना। कहते हुए नंदिनी को कुछ दिन पहले की बात याद आने लगी। रोहन और नंदिनी की शादी को 6 महीने हो चुके थे। वो लोग घूमने आसाम के जंगलों में जा रहे थे। पूरी दुनिया छोड़कर तुम्हें असम के जंगलों में ही घूमने को मिला क्या? नहीं, वहाँ नहीं जाना है। ओह कम ऑन मॉम, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? केरल, हिमाचल तो सब लोग जाते हैं, मगर हम लोग कहीं अलग जगह जाना चाहते हैं, इसीलिए तो असम की ओर जा रहे हैं। क्यों लोग वहाँ नहीं जाते हैं? कभी सोचा है? वहाँ कामाख्या देवी का मंदिर है। वहाँ के जंगल में कई सारी अपवित्र आत्माएं हैं और दुनिया भर के तांत्रिक तंत्र क्रियाएं करते हैं। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं जाने दूंगी। माँ, हम लोग कोई बच्चे थोड़ी ना है जो इस तरह से समझा रही हो। हम लोग अपना ध्यान रख सकते हैं। हम लोगों की टिकट हो चुकी है, अब इस बारे में और कोई बहस नहीं होगी। माँ के मना करने के बावजूद रोहन और नंदिनी आसाम के लिए निकल गए। 2 दिनों तक उन लोगों ने बहुत अच्छे से घूमा फिरा, एंजॉय किया। मगर तीसरे दिन जब वो घूम फिर कर होटल लौट कर आए तो रोहन ने देखा कि होटल रूम की खिड़की से एक बड़ा सा घर नजर आ रहा था। उस घर के आसपास सफेद रोशनी बिखरी हुई थी। वहां से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वो अपने कमरे से तुरंत बाहर निकलकर रिसेप्शन पर पहुंचा और उस घर के बारे में पूछताछ करने लगा। सभी लोग उसका चेहरा हैरानी से देख रहे थे। तभी एक रूम सर्विस बॉय उसे कोने में ले जाकर बोला, सर, आज शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उस घर के आसपास 100 मीटर के दायरे में यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी रहे तो उस महल में रहने वाला शैतान जागृत हो जाता है और या तो वो होने वाला बच्चा या फिर पिता आने वाले 6 महीने में शैतान बन जाते हैं, जो अपनी पत्नी या माँ को अपने ही हाथों मार देते हैं। लगता है ये यहाँ आसपास कोई ना कोई प्रेग्नेंट लेडी जरूर है। रोहन के पीछे पीछे नंदिनी भी अपने रूम से बाहर आ चुकी थी। उस लड़के की बातें सुनकर नंदिनी को याद आया कि वो भी अपना पीरियड मिस कर चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्रेग्नेंट है? नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मेरा मरना तय है। नहीं। चीखते हुए वो बेहोश हो गई। रोहन ने रिसेप्शन की मदद से तुरंत डॉक्टर को होटल में बुलाया और डॉक्टर ने जब नंदिनी का चेकअप किया तो पता चला कि वो मां बनने वाली है। वो घर अभी भी चमक रहा था। होटल के स्टाफ के लोग कानाफूसी करने लगे। सर, आप लोगों की जान खतरे में है। आपको केवल अब वो ही तांत्रिक ही बचा सकता है। आप लोग तुरंत उनसे मिल लीजिए। कौन तांत्रिक? कहाँ पर रहते हैं वो? हमें पूरा बता दीजिए, हम लोग तुरंत ही उनसे मिलने जाएंगे। व्हाट रबिश, कुछ भी बकवास मत करो। नंदिनी, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। ये कम पढ़े लिखे लोग कुछ भी बकवास करते रहते हैं और तुम उन सब बातों को मान रही हो। ये सब बकवास है और वैसे भी
आज की हम लोगों की रिटर्न की टिकट है। चलो थोड़ी देर आराम कर लो और फिर हमें निकलना है। नंदिनी अभी भी उस तांत्रिक से मिलना चाहती थी। एक बार वो लड़का जिस तांत्रिक से मिलने के लिए कह रहा है, मिल लेते हैं। कहीं कुछ गलत हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे हमारे बच्चे का भविष्य जुड़ा है। ये तांत्रिक और जादू टोने वाले बाबाओं की दुकान तो महिलाओं के कारण ही चलती है। सच में किसी की भी बात को मान जाते हो। चलो अब चलो आराम करो। कहते हुए रोहन नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाने लगा, मगर वो लड़का अभी भी कह रहा था, एक बार उस तांत्रिक से मिल लीजिए, और हाँ, यदि मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो कुछ दिनों के बाद बुरे ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे, तो तुरंत यहाँ पर आ जाना, शायद कुछ हो जाए। मगर रोहन ने उसकी बात नहीं मानी। दोनों शहर वापस आ चुके थे। कुछ दिनों के बाद नंदिनी को अब हर रात इस तरह के भयानक ख्वाब आते। कभी रोहन उसे मारने वाला होता तो कभी उसकी होने वाली संतान। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या सही है क्या गलत है। सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी रोहन उठकर बैठ गया और उसे रोते हुए देख गुस्से में बोला, ये क्या है नंदिनी, जब से तुम आसाम से आई हो तुम बिल्कुल बदल गई हो। तुम्हें खुद की तो फिक्र है नहीं, कम से कम हमारे होने वाले बच्चे की फिक्र तो करो। हर वक्त रोती रहती हो, टेंशन में रहती हो, इसका इस पर क्या असर पड़ेगा जानती हो? रोहन, तुम्हें क्या लगता है मुझे अपने होने वाले बच्चे की फिक्र नहीं है या खुद की फिक्र नहीं है? मगर मैं क्या करूं, मैं खुद परेशान हूँ। मुझे हर वक्त वही सपना आता है। तुम उस लड़के की बातों के बारे में ज्यादा मत सोचो, और जैसा हम सोचकर सोते हैं वैसा ही हमें सब कुछ ख्वाब में भी दिखता है। ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज और कुछ नहीं है। चलो तुम्हें डॉक्टर को दिखा दूंगा। मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ वो सब कुछ झूठ है, मेरे मन का वहम है। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, और मैं अपने होने वाली संतान के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती, समझे? इसीलिए मैं कल ही आसाम जाऊंगी। नंदिनी आसाम जाना चाहती थी, मगर रोहन भी जिद पर अड़ा हुआ था और उसने उसे आसाम वापस जाने नहीं दिया। समय पंख लगाकर उड़ चुका था। देखते ही देखते नंदिनी की डिलीवरी का वक्त आ गया। 9 महीने पूरे हो चुके थे। राहुल, किसी भी वक्त डिलीवरी हो सकती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? कैसा डर? मैं तुम्हारे साथ हूं ना। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी नंदिनी को लेबर पेन शुरू हो गया। राहुल अपनी माँ के साथ नंदिनी को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर, अभी तो 8 दिन बाकी हैं, इतनी जल्दी लेबर पेन? इट्स नॉर्मल, 9 मंथ्स के बाद आपकी कभी भी डिलीवरी हो सकती है। यू डोंट वरी, यहाँ पर इंतजार कीजिए, जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। लेबर रूम के बाहर खड़ा रोहन परेशान होके चहलकदमी कर रहा था। तभी कुछ देर बाद बच्चों के रोने की आवाज आई। उसकी माँ और रोहन दोनों खुश हो गए। तभी एक नर्स डरकर बाहर की तरफ भागी। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? वो बच्चा नहीं बल्कि शैतान है। बच्चा नहीं है बल्कि शैतान है? क्या कहना चाहती हैं आप? राहुल तुरंत लेबर रूम में घुस गया। वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। नंदिनी बेहोश थी और उसके बगल में लगभग साल भर का एक बच्चा बैठा हुआ था। नंदिनी के बहते हुए खून को अपनी जीभ से चाट रहा था। वो राहुल की ओर देखकर मुस्कुराया और हंसते हुए बोला, पापा